पाकिस्तान में नए आईएसआई चीफ की तैनाती हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को आईएसआई का नया चीफ अपॉइंट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो करंट आईएसआई चीफ हैं जनरल नदीम अंजुम, वो रिटायर होने जा रहे हैं। उनको पिछले साल 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, जिसकी मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। इस अनाउंसमेंट को पीटीवी और आईएसपीआर की जानिब से रिलीज़ किया गया है। जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की बात करें तो वो इस वक्त जीएचक्यू के अंदर एडजुटेंट जनरल के तौर पर तैनात हैं और उनकी जिम्मेदारी ज़्यादातर फौज में जो डिसिप्लिन है उसको कायम रखने की है। एनालिस्ट के मुताबिक फौज में जितने भी डिसिप्लिन के इश्यूज होते हैं वो एडजुटेंट जनरल से ही होकर गुजरते हैं और पिछले दिनों जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हुआ है उसकी प्रोसीडिंग्स भी इनके सामने हुई है। 2021 में इनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया था और उसके साथ ही इनको एडजुटेंट जनरल लगाया गया था जीएचक्यू में। और इसका एक ये भी मतलब है कि इस वक्त जो करंट आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ भी इनका एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है। जनरल आसिम मलिक के मिलिट्री कैरियर पर नज़र डालें तो वो काफ़ी वसी है। इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान के इन्फेंट्री डिवीज़न को हेड किया हुआ है। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी कमांड किया हुआ है। इसके अलावा इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये एज अ चीफ इंस्ट्रक्टर भी सर्व कर चुके हैं और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी ये एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर चुके हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत पुराने मिलिट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फोर्ट लेवनवर्थ के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा इन्होंने लंदन से भी अपनी तालीमात हासिल की हुई हैं। लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी इन्होंने अपनी जो आर्मी की तालीम है वो मुकम्मल की हुई है। यानी अमेरिका और बरतानिया दोनों से इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की हुई है और ये दोनों मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं। पाकिस्तान में बहुत से आईएसआई चीफ आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे हैं, लेकिन जनरल मोहम्मद आसिम मलिक के केस में ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तैनात हुए थे और इनकी रिटायरमेंट अगले साल अक्टूबर में बन रही है, जबकि नेक्स्ट आर्मी चीफ नवंबर 2025 में अपॉइंट किया जाएगा और जनरल आसिम मलिक ने किसी कोर को भी कमांड नहीं किया हुआ। तो बज़ाहिर इन दो फैक्टर से ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट आर्मी चीफ की रेस में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ की तैनाती के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियर कट प्रोसीजर नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन एक ट्रेडिशन हमें नज़र आती है और वो ट्रेडिशन ये है कि बेसिकली जो आईएसआई चीफ की तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू की जाती है, लेकिन आर्मी चीफ के साथ कंसल्टेशन करके, और आर्मी चीफ कुछ नाम प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को, 3 से 4 नाम, उनमें से आर्मी चीफ की कंसल्टेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर एक नाम फाइनलाइज करता है और उसके बाद आईएसआई चीफ को अपॉइंट किया जाता है। आपको याद होगा 2021 में एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री का जो एक पेज था वो फट गया था। इमरान खान और बाजवा के दरमियान जो तनाज़ात थे वो खुलकर सामने आए थे जनरल नदीम अंजुम की तैनाती के हवाले से। उस वक़्त के आर्मी चीफ बाजवा ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ करवा दी थी कि नदीम अंजुम को आईएसआई चीफ अपॉइंट कर दिया गया है, जबकि इमरान खान ने उस पर रेजिस्टेंस दिखाई थी और इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि ये जो पोस्ट है आईएसआई की, इसको फाइनलाइज प्राइम मिनिस्टर करता है और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर ये सारा प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो सकता। उसके बाद हमने देखा था एक खाना पूरी की गई थी और इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा मुझे 3 नाम भेजें, उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे इंटरव्यूज़ के बाद। तो वो एक प्रोसेस फॉलो किया गया था और उसमें तकरीबन 1 माह का प्रोसेस लगा था, जिसके बाद हमने देखा था कि जनरल फैज़ आईएसआई के चीफ के ओहदे से हट गए थे और उनको पेशावर का कोर कमांडर लगा दिया गया था। इमरान खान का उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि अफगानिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आई है और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो करंट स्पाई मास्टर है वही अपनी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन बाजवा साहब के कुछ और ख्यालात थे और वो फिर हमने देखा कि जनरल नदीम अंजुम आए, आईएसआई चीफ बने और उनके उस वक़्त की हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात थे वो हम सब के सामने हैं। और इसके अलावा अक्टूबर 2022 में भी एज अ आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजुम टीवी पर आए और उन्होंने इमरान खान पर इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ था कि आईएसआई का चीफ पहली बार टीवी पर आया था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR के साथ बैठकर। थ्योरेटिकली पाकिस्तान में आईएसआई चीफ प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होते हैं, यानी ये पोस्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, लेकिन ट्रेडिशनली हमने जो तरीकाकार देखा है
आर्मी चीफ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आईएसआई के ऊपर। अब हर मुल्क के अपने तरीक़ाकार होते हैं, दूसरे मुल्कों में हम ये एक तरीका देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो CIA चीफ होता है वो मोस्टली सिविलियन होता है, लेकिन अक्सर जो डिफेंस रिलेटेड पोस्ट होती हैं जैसे डिफेंस मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो ज़्यादातर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ही होता है अमेरिका में ये एक हमने देखा है, ये एक रवायत पाई जाती है। जबकि पाकिस्तान में जिसको हम डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं वो अक्सर अपना डिफेंस करने जोगे नहीं होते, जो सिविलियंस उनको हम डिफेंस मिनिस्टर बना देते हैं, यानी बिल्कुल ही होम्योपैथिक किस्म का बंदा हम डिफेंस मिनिस्टर लगा देते हैं। लेकिन ISI चीफ मोस्टली पाकिस्तान में हमेशा से आर्मी ऑफिसर ही बनता है, और ये रशिया वगैरह में भी यही होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो आर्मी का होता है, और इंटेलिजेंस हेड अक्सर सिविलियन भी होते हैं। बेसिकली ये जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ये सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स मिलकर ही चलाते हैं, क्योंकि सिविलियंस के बगैर कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल है, वो काम नहीं कर सकती। उसके अंदर सिविलियन कारिंदे होते हैं जो अंदर पेनिट्रेट करते हैं डीपली। पाकिस्तान की ISI में भी सिविलियंस की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हेड मोस्टली आर्मी से ही होता है। बेनज़ीर के साथ एक दफ़ा ये चपकलिश हुई थी और उन्होंने ये सजेशन दी थी और उन्होंने कोशिश भी की थी कि ISI चीफ एक सिविलियन बंदे को मैं लगाऊं, तो इसलिए सिविलियंस की तरफ से फिर एक पैरेलल पोस्ट सजेस्ट की जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस पर रखता है प्रैक्टिकली, क्योंकि ISI चीफ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस आर्मी चीफ रखता है। तो इसलिए फिर सिविलियंस ये कहते हैं कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाएंगे। जैसे इंडिया में एक बहुत पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जो बड़े मशहूर हैं, द नोटोरियस अजीत डोवल, और वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पर बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं और डायरेक्टली PM मोदी को रिपोर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है और ISI चीफ जो कि आर्मी का होता है, इन दोनों का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुल्क के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको मिलकर काउंटर किया जा सके और एक हार्मनी के साथ आगे चला जाए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं, ये सब पाकिस्तानी इदारे हैं और सब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, और इन सब को पाकिस्तान की बका के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो उस मुल्क के कान और आंखों का काम करती है, यानी दुश्मन की तरफ से जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनको काउंटर करना, ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके अलावा कुछ आपकी फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जैसे FIA वगैरह, वो आपके मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो देखती हैं, लेकिन फॉरेन एजेंसीज के हवाले से फॉरेन थ्रेट्स को किस तरह काउंटर करना है वो आपकी एक मेन इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो उसका काम होता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मिलिट्री और सिविल इदारों को, जैसे कि इंडिया में ये काम रॉ करती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अमेरिका में CIA करती है और पाकिस्तान में ISI पर अक्सर औकात इल्ज़ाम भी लगता है और कुछ केसेस भी हमारे सामने हैं कि ISI की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहती है हमेशा पाकिस्तान के पूरे सियासी ढांचे के अंदर। और ISI पर यह इल्ज़ाम लगता है कि मिलिट्री का एक स्ट्रॉन्ग बाजू होने के नाते वो पाकिस्तान में अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं ताकि उनके मनपसंद अफराद ऊपर रहें, ताकि मिलिट्री की जो उजारादारी है वो सिस्टम पर कायम रहे। और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से भी कई लोगों का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मुल्क के फ़ैसले उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए किसने गवर्नमेंट में आना है और किसने गवर्नमेंट में जाना है उसमें उनकी मर्ज़ी भी शामिल होती है। और इसी वजह से ये इंटेलिजेंस इदारे तनकीद की ज़द में भी रहते हैं कि इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है और किस तरह जो फॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे पाकिस्तान को बचा कर रखना। और इसके अलावा आजकल के दौर की बात करें तो साइबर थ्रेट भी इमर्ज हो रहा है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर और डिजिटल मीडिया वॉरफेयर, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में रियासतों के जो थ्रेट्स हैं वो मल्टी प्रोंग्ड हैं, वो कोई वन डायमेंशनल ट्रेडिशनल थ्रेट्स नहीं रह गए कि दुश्मन ने इस जगह से अटैक करना है या फलानी जगह से अटैक करना है। अब दुश्मन इंटरनेट के ज़रिए भी अटैक करता है, दुश्मन सोशल मीडिया के ज़रिए भी अटैक करता है और दुश्मन आपके डेटा सेंटर्स पर भी हमला करता है। और जैसे हमने देखा था लेबनान के अंदर इजराइल ने किस तरह पेजर अटैक्स किए हैं और लेबनान की जो पूरी कम्युनिकेशन है उसको उड़ाकर रख दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिस पर नज़र होनी चाहिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी की, क्योंकि आजकल के चैलेंजेस नॉन कन्वेंशनल हैं
और एक मल्टी प्रोंग असॉल्ट है जो दुश्मन की जानिब से जारी रहता है। और दुश्मन भी कोई एक नहीं है, दुश्मन की तादाद भी कई ज़्यादा है। तो मल्टीपल दुश्मनों के मल्टी प्रोंग अटैक्स, इन सब को काउंटर करना इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो ज़मीन पर हो या स्मार्टफोन्स पर। इस वक्त पाकिस्तान भी मल्टीपल लेवल्स पर थ्रेट्स का सामना कर रहा है। और अगर हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो वो इस वक्त शदीद गर्म है। केपी में भी अटैक्स हो रहे हैं और बलूचिस्तान में भी। इसके अलावा कराची में भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर जारी है। और बाकी पूरे मुल्क में पूरी दुनिया की तरह एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हम फेस कर रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस से निपटना आसान नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जो नए आईएसआई चीफ होंगे पाकिस्तान के, वो इन मल्टीपल थ्रेट्स को किस तरह मैनेज करेंगे। क्या आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की सियासत में इन्वॉल्वमेंट को देख रहे हैं, या आपके ख्याल में एजेंसीज आजकल के दौर में अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करें? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।